आप ये तो मान ही रहे हैं कि 47-48 से शुरू हो गया था बांग्लादेश का बनना। लेकिन जो मैं पढ़ रहा था तो ये भी है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर बोगरा संवैधानिक रूप से बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने को प्रेशराइज हो गए थे। वो तैयार थे, जो उस वक्त की बड़ी मांग है। बाकी तो चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती गईं और बांग्लादेश बना। लेकिन जो एक बड़ी मांग है, जो आप भी कह रहे थे कि भाई लैंग्वेज, सरकार तैयार हो गई थी पाकिस्तान की, तो फिर ये बात बनते बनते बार बार कैसे बिगड़ गई? ये बात बनते बनते बार बार बिगड़ गई क्योंकि पाकिस्तान में सत्ता भी बदलती गई। बोगरा हटाए गए, बोगरा के बाद सुहरावर्दी आए, सुहरावर्दी हटाए गए, इस्कंदर मिर्ज़ा आया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पात्र वहाँ पे सत्ता में साल 2 साल से ज़्यादा रहा नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन का मौका ही नहीं मिला। और फिर क्या था कि ये जो फ़ौज थी पाकिस्तान की, उनका नज़रिया अलग था। उनका फोकस कश्मीर पे था। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो सारी नदियों का पानी आता था और वो पानी का प्रॉब्लम था उनके पास। तो उनका फोकस यही था कि ये जो नदियां हैं पंजाब की, वो उनका बंटवारा कैसे हुआ जाए, उनका सोल्यूशन कैसे हो। तो उसमें वो लोग सब लगे हुए थे। और साथ में कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उनको हथियार भी चाहिए थे। जनरल थे सारे सत्ता में, तो उन्होंने सीटो ज्वाइन किया, सेंटो ज्वाइन किया, अमेरिकन हथियार मिले। तो ये सब में और पैसे बनाने के चक्कर में ये जो मेन उद्देश्य था कि वो अपने देश को इंटीग्रेट करें, वो निकल गया हाथ से, उसकी लगाम निकल गई। वो उसे इग्नोर करते रहे। और फिर जो सुहरावर्दी था वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी लीडर था। एक तरफ से तो वो यूनाइटेड बंगाल चाहता था, फिर वो पाकिस्तान का लीडर बन गया, पर साथ में वो वामपंथी लीडर भी था। और मुजीब जो है वो भी वामपंथी लीडर था, उसके गुट का था। लेकिन मुजीब एक कम्युनलिस्ट भी था। उसने डायरेक्ट एक्शन डे में 1946 में मतलब हिंदुओं का कत्ल भी किया जो कलकत्ते उसने में। खुद माना। उसने खुद माना, उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा गया। तो वो उसने ये लेफ्ट विंग पाथ अपनाया, वामपंथी पाथ अपनाया। रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि वो एक अलग भूमिका अपनी बनाना चाह रहा था। क्योंकि हर एक पाकिस्तान जो है एक बड़ा फ्यूडल कंट्री है, और फ्यूडलिज्म जो है वो बिल्कुल जमी हुई, जैसे अभी जिक्र हुआ जमींदारी का, तो वो सोशल इमेंसिपेशन की बात कर रहा था। तो जब उसने देखा कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, कि वो खुद का उसका करियर नहीं बन रहा था, तो मैं ज़रा इसमें से कोट करूँगा कि ये 1961 में इन्होंने ये 61 में मुजीब और उसके 3 साथी थे, सिराजुल आलम खान, अब्दुल रज़ाक और काजी आरिफ अहमद। उन्होंने स्वाधीन बंगला विप्लवी परिषद, जिसे कहते हैं फ्री बंगला रेवोल्यूशनरी काउंसिल, उसका निर्माण किया। और ये उसका जो सियासी हिस्सा था, पॉलिटिकल आर्म था, उसका नाम था बांग्लादेश लिबरेशन फ्रंट, BLF। जैसे कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, बांग्लादेश लिबरेशन JKLF। फ्रंट। और इसको इसको IB ने अप्रोच किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने। उस वक्त रॉ नहीं था, सिर्फ IB था, कॉम्प्रिहेंसिव। और मुजीब की मीटिंग फिक्स हुई थी असम के चीफ मिनिस्टर उस वक्त सचिंद्र लाल सिंह की अगरतला में। अब मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि जो IB है वो सन 47 के आसपास स्थापित हुई थी और अंग्रेज़ों ने की थी। और जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो एक एग्रीमेंट साइन हुई कि अंग्रेज़ों का साथ IB नहीं छोड़ेगा। और 1947 से लेके 1971 तक एक अंग्रेज़ MI6 का अफसर दिल्ली में पोस्टेड रहा। क्या बात कर रहे हैं? उसका नाम था, उसका डेजिग्नेशन था स्पेशल लाइजन ऑफिसर। और उसका काम था कि हर सुबह वो IB के दफ्तर जाएगा और जो उसकी दिलचस्पी की इंटेलिजेंस है वो वहाँ से चुन चुन के निकालेगा। और ये प्रथा चलती रही 47 से 71 तक। जब इंडो सोवियत ट्रीटी साइन हुई बांग्लादेश की लड़ाई के पहले, तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कोसिगन ने इंदिरा गांधी को बोला कि जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सारी लंदन में पहुंच जाएंगी, वॉशिंगटन में पहुंच जाएंगी,
तो इस बंदे को तो निकालो। तो तब वो जो प्रथा थी वो ख़त्म हुई। और एक किताब है एम्पायर ऑफ सीक्रेट्स बाय टेलर कैल्डवेल, उसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप उसमें पढ़ सकते हैं जो आपको दिलचस्पी हो, और उसमें से मैंने भी पढ़ के मेरा भी ज्ञान का विस्तार हुआ। तो ये जो अगरतला की मीटिंग थी, ये MI6 को भी पता थी, अंग्रेजों को भी पता थी कि इस तरह से पाकिस्तान का एक नेता हाँ, हिंदुस्तान की खुफिया विभाग के अधिकारियों से मिल रहा है मिल रहा और है। कोई खिचड़ी पका रहा है। नहीं, खुफिया विभाग से नहीं, खुफिया विभाग के थ्रू वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिल्कुल, असम CM से से मिल रहा है। सचिंद्र लाल सिंह से मिल रहा है। जी। तो ये मीटिंग हुई, और उस समय मुजीब चाहते थे कि नेहरू जी उनकी मदद करें, कि ही वांटेड टू डिक्लेयर यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि बांग्लादेश को एक उस इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन करेंगे वो लंदन से, और हथियार इंडिया दे, असला इंडिया दे, पैसा इंडिया दे, और पूरी मदद करे। और इस साल क्या चल रहा है ये सर? 62 ओके। लेकिन उस समय ये चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी, जो कि ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। 62 में जब ये बातचीत फरवरी में बातचीत हुई मुजीब की सचिंद्र लाल सिंह से, तो नवंबर में तो वॉर शुरू हो गई थी, अक्टूबर नवंबर में 62 में। तो नेहरू जी का कहना था कि भाई मेरा तो ध्यान उसमें है, तो मैं इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 62 में सीज फायर डिक्लेयर हुआ चीन के साथ 24 नवंबर को। 25 दिसंबर को ढाका में मुजीब की और एक और उसका साथी था, उसका नाम था मानिक मियाँ, जो वहाँ के अखबार का डेली इत्तेफाक का संपादक था, उनकी मीटिंग IB के एक अफसर के साथ में ढाका में इंडियन हाई कमीशन में हुई। और उन्होंने फिर से ये डिमांड रेज़ की कि भाई हमें मदद करो, हम ये आंदोलन लॉन्च करना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारी मदद करो एंड स्टार्ट दिस मूवमेंट। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जब चाइना का वॉर ख़त्म हुआ, तो प्रेसिडेंट कैनेडी ने हमें हथियार दिए, अमेरिका ने हथियार दिए, पर उनकी एक कंडीशन थी कि भाई आप लोग पाकिस्तान के साथ बैठो और ये कश्मीर के इशू का हल निकालो। तो 5 राउंड ऑफ मीटिंग्स हुई बिटवीन सरदार स्वरण सिंह, भारत के विदेश मंत्री, और जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री। 5वीं मीटिंग पे टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। क्यों हुई? क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें कश्मीर की वैली में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि हमें लद्दाख में है। अब पूछो क्यों? लद्दाख से तो सिंधु नदी जाती है, इंडस रिवर जाती है, और वो पाकिस्तान का मेन लाइफलाइन है। और उस वक्त क्या हुआ कि लद्दाख में जो पॉपुलेशन का रेशो था वो 95% बुद्धिस्ट था और 5% मेरा ख्याल है वो शिया मुसलमान थे। अब स्वरण सिंह ने कहा कि भाई 15 साल पहले तो विभाजन हुआ है हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, अब आप कह रहे हो कि 95% बुद्धिस्ट एरिया मैं आपको दे दूं, और ये पाकिस्तान बुद्धिस्ट का की मातृभूमि कहाँ से बन गई? तो वो टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। तो उसी चक्कर में ये मुजीब की जो का प्रोजेक्ट था वो फिर पीछे के बर्नर पे चला गया, बैक बर्नर पे चला गया। तो उसके बाद में ये तीसरा मौका आया 1965 में। 65 में पाकिस्तान ने घुसपैठ की रान ऑफ कच्छ में, तो फिर सीज फायर हुआ वहाँ पर अप्रैल में। तो उसी समय अप्रैल में ये जो IB के स्टेशन चीफ थे वहाँ पे, कर्नल सैलन घोष, उनका तबादला हो गया और उनकी जगह में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था PN ओझा। अब PN ओझा वॉज मतलब उसका कवर नेम था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका नाम मदन लाल जी है, थे, वो उनका देहांत हो गया, तो वो रॉ में थे, तो उनका जो सरनेम था वो आर्मी में कर्नल X थे। तो जब वो गए बाहर पोस्टिंग पे तो ही बिकेम ओनली मदन लाल। तो उनको एक कंट्री में जहाँ उनकी पोस्टिंग थी तो वहाँ पे अमेरिकन अटैचे ने कहा, मिला, तो उन्होंने कहा हेलो हाउ आर यू कर्नल X। तो कर्नल साहब ने कहा आई एम मदन लाल, आई एम नॉट कर्नल X। नो कर्नल, वी नो यू आर इन राजपूताना राइफल्स, वी नो योर होल हिस्ट्री। तो उसी तरह से ये जो PN ओझा साहब हैं वो कहते हैं कि ये PN बैनर्जी हैं
जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, जो कि डेपुटेशन पे आईबी में आए थे 1959 में, और वो बने स्टेशन चीफ, और वो बने मुजीब का केस ऑफिसर, और उन्होंने मुजीब को कंट्रोल करना शुरू किया 1965 से। ओहो। अब सवाल आता है कि 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के बाद जब शास्त्री जी का देहांत हो गया, तो मिसेस गांधी 28 जनवरी को लंदन गई, और लंदन में पीएन बैनर्जी ने मुजीब की मीटिंग मिसेस गांधी से कराई, फर्स्ट मीटिंग। बांग्लादेश बनने के 5-6 साल हाँ। पहले की बात हो गई। प्रोजेक्ट शुरू हुआ 61 में, आईबी ने उनको अपने जाल में फांसा। 62 में चिट्ठी लिखी, मीटिंग हुई असम के चीफ मिनिस्टर के साथ में, 63 में और बातें हुई, फिर 65 में फिर रिलेशनशिप ताज़ा हुई, और 66 में जनवरी में मिसेस गांधी से मीटिंग हुई। तो ये आप कहते हैं कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ये पूरा जो स्कीम चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, ये सालों साल पे चल रहा था। हाँ, मतलब लोगों को अगर ये लगता हो कि अचानक कुछ हुआ और एकदम से बढ़ गया और बन गया, ऐसा है नहीं। आपकी किताब इसी तरफ इशारा करती है, और भी कुछ साहित्य मैंने देखे कि भाई ये धीरे 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 हुआ है, और जब बनना था वो भी आप अभी बताएंगे, वो मेन प्लान नहीं था, मेन प्लान कुछ और था। क्योंकि ये जो कहानी है, ये फिर बड़ी और दिलचस्प हो जाती है कि जब याया खान सत्ता में आया 69 में, तो उसने अनाउंस किया कि अगले साल इलेक्शंस होंगे। हाँ, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो भी एक बंगाली था। बंगाली को बना देते हैं। तो मुजीब ने कहा कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए उसका मतलब ये था कि उसको मदद चाहिए, और जो मुजीब इलेक्शन लड़ता और जीतता तो वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता। अब भारत के लिए इससे क्या बेहतर बात होती कि एक इंडियन एसेट इलेक्शन लड़ता और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन प्रधानमंत्री बन जाता, जाता। यही मेन प्लान था। और सारी सत्ता की लगाम उसके हाथ में आ जाती। तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी की पुष्टि नहीं हो सकती। सही बात है। ये एक नुआंस है जो बिटवीन द लाइन से पढ़ा जाता है। और मुजीब ने बैनर्जी को लंदन बुलाया और उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे, और मुजीब का एक कंडीशन था कि भाई मुझे जो सारी सीटें जीतनी है, मुझे कम से कम 40-50% का वोट चाहिए। मेरे पास उतना सपोर्ट नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट की जो सपोर्ट है वो मैं हासिल करूँ। अब सवाल ये है कि लेफ्ट की सपोर्ट वो कैसे हासिल करता, क्योंकि एक तो जो पाकिस्तान में जो लेफ्ट विंग वामपंथी मूवमेंट था, उसका गॉडफादर था मौलाना भशानी। आपने नाम सुना होगा इतिहास में जी। और मौलाना भशानी का एक लेफ्टिनेंट था मोहम्मद तोहा। मोहम्मद तोहा जब ये कम्युनिस्ट मूवमेंट में विभाजन हुआ, जब सोवियत यूनियन और चीन के बीच में वो विभाजन हुआ, तो वो लोग अलग हो गए और वो मार्क्सवादी लेनिनवादी बन गए, एमएल। और साथ में चिटागोंग के एरिया से एक और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नेता आया, नौजवान 24-25 साल का, उसका नाम था शिराज सिकदर। और शिराज सिकदर जो है, उसने जो भारत में जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट की मूवमेंट थी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, जिसका नेता था चारू मजुमदार और कानू सान्याल, उनको उसने प्रोत्साहित किया। वो उनका आइडियोलॉजिकल गुरु बन गया, मतलब मच यंगर मैन, क्योंकि 24 साल का मात्र, 24 साल का। क्योंकि उसने क्या किया कि उसने कहा कि जो अर्बन मोबिलाइजेशन है वर्किंग क्लास की, और जो रूरल मोबिलाइजेशन है रूरल प्रोलेटेरिएट की, दोनों को वायलेंट स्ट्रीम्स में डाल दीजिए और दोनों का मिलन करवा दीजिए। तो चारू मजुमदार ने उसको अपनाया और उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला, खत्म राजनीति, कि राजनीति को खत्म करो, एक वन पार्टी स्टेट बनाओ, संविधान को खत्म करो, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कलेक्टिवाइज कर दो। और तो ये बन गया एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भारत सरकार के लिए, जी, नक्सलवादी जी। तो इसके दौरान मुजीब कह रहे थे कि भाई ये जो उनका पॉपुलर बेस है वो आप मुझे सौंप दो, और वो तभी सौंपा जा सकता है जब उनके कार्डर्स को फिजिकली इलिमिनेट किया जाएगा। तो फिर भारत सरकार ने उनकी मुजीब की मदद की।
कि वो लेफ्ट विंग कार्डर्स को उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, उसके बारे में भी बात करते हैं जी, विस्तार में, बिल्कुल। ऑपरेशन स्टीपल चेस। उससे वो लेफ्ट विंग कार्डर्स इलिमिनेट हुए और उनका जो पॉपुलर स्पेस था वो पब्लिक में, अवामी लीग ने कैप्चर कर लिया और वो मुजीब की तरफ ले आए। मुजीब की पार्टी में आ तो गए। इसमें ये साबित होता है कि हमने उसका आउटकम जो था ना इलेक्शन का, पाकिस्तान का 1970 का, उसको हमने इन्फ्लुएंस किया। जो ये था कि मुजीब की पार्टी को ज़्यादा वोट मिले थे, भुट्टो की पार्टी को कम वोट मिले थे।